Hello everyone, this is Shayan Siddiqui with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and a professional corporate trainer. Welcome to my channel. Today's topic is economies of scale and the lecture is going to be in Urdu language. If you want to watch the same lecture in English language, just click on this link. This link will lead you to my English language video for the same topic, economies of scale. और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये क्लास 1 है इकोनॉमीज ऑफ स्केल की। टोटल 2 क्लासेस हैं। नेक्स्ट लेक्चर को आपको देखना होगा जिसके अंदर मैंने आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल को बहुत डिटेल्स के साथ समझाया कि हाउ कैन बिजनेसेस अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स। अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की जानिब चलते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसकी डेफिनेशंस वगैरह पढ़ाऊंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल के ग्राफ को समझाऊंगा। ये कोई भी नहीं समझाता, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये ग्राफ बड़ी डिटेल्स के साथ समझाऊंगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ, माइक्रो एंड मैक्रो दोनों पे अप्लाई करेंगे हम। लेकिन ये बात जहन में रहे कि ये जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का टॉपिक है ये सिर्फ बिजनेस का टॉपिक या इकोनॉमिक्स का टॉपिक नहीं है, ये दोनों सब्जेक्ट्स में यूज होता है। मेनली ये बिजनेस मैनेजमेंट का टॉपिक है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन इकोनॉमिक्स पे भी होती है, माइक्रो में भी और मैक्रो में भी, ठीक है। और इस लेसन के एंड में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस। तो विदाउट फर्दर डिले, हियर वी गो। वेलकम बैक। अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा, उसके बाद उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल पे हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन को देखो। डेफिनेशन क्या लिखी हुई, लिखा है इट इज द कॉस्ट एडवांटेज दैट अ फर्म्स बेनिफिट फ्रॉम देयर स्केल ऑफ प्रोडक्शन मींस आउटपुट व्हेन इट इज इंक्रीज्ड। देखो, जब कोई फर्म ग्रो होती है उसका साइज या उसका स्केल बड़ा होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस किए जाने लगते हैं, तो अल्टीमेटली ये होता है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आ जाती है। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो नीचे आ जाती है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा ही ऐसा हो। कुछ गलतियां बिजनेसेस ऐसी भी करते हैं जिससे बजाय इसके कि उनकी पर यूनिट कॉस्ट नीचे आए वो ऊपर चली जाती है। वो कैसे, उसे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। वो मैं आगे आपको एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें मैं आपको समझा दूंगा। पहली चीज तो ये समझ लो कि साइज ऑर्गेनाइजेशन का इंक्रीज हो रहा है और नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, पर यूनिट कॉस्ट कम आती चली जा रही है। कैसे हो रही है, कैसे होगी, ये आपको समझ आएगा, सब आएगा इस लेक्चर में और अगले लेक्चर के अंदर पूरी बात क्लियर हो जाएगी। दूसरी लाइन पढ़ो। दूसरी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू लोअर एवरेज कॉस्ट। ये बड़े मजे की चीज है, एवरेज कॉस्ट, ये मैं भी समझाऊंगा। लोअर एवरेज कॉस्ट ड्यू टू गेन इन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। ये जो वर्ड है ना, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन साइड पे कुछ किया जाता है। बिजनेसेस प्रोडक्शन साइड पे कुछ करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से वो एफिशिएंसी गेन कर लेते हैं प्रोडक्शन साइड पे और उनकी पर यूनिट कॉस्ट नीचे आना शुरू हो जाती है। देखो, कॉस्ट जितनी कम होगी और आपकी प्राइस और कॉस्ट का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा। ये तो बच्चों वाली बात है, सभी को पता है। तो हर बिजनेस की एम ये होता है कि यार कॉस्ट कम करो, किसी तरह से कॉस्ट कम करो। अब कॉस्ट कम करने के बहुत सारे रास्ते हैं, अनएथिकल रास्ते भी हैं, वो अगली वीडियोस हैं, वो पॉडकास्ट में समझाऊंगा मैं। अच्छा जी, ये जो डेफिनेशन है ना लास्ट वाली, मैंने इन दोनों को जमा करके, ये मेरी डेफिनेशन है, 100% बिल्कुल सही है। एज द आउटपुट इंक्रीजेस, आउटपुट यानी नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, ज्यादा बनाए जा रहे हैं। एज द आउटपुट इंक्रीजेस, एवरेज कॉस्ट, ये मैं अगली स्लाइड में समझाने वाला हूं, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट गोज डाउन और यू कैन से इज डिक्रीज्ड ड्यू टू, क्यों, एफिशिएंसी एट प्रोडक्शन साइड। यानी प्रोडक्शन साइड पे एफिशिएंसी गेन करने की वजह से आउटपुट इंक्रीज होने पे आपकी एवरेज पर यूनिट कॉस्ट नीचे चली जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्लियर हुआ? थोड़ा क्लियर हुआ। अगली स्लाइड पे चलते हैं, वहां मैं आपको एवरेज कॉस्ट समझाऊंगा क्या होती है। स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर जाते हैं, वो एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को मिक्स कर जाते हैं। मैं कॉस्ट के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर आपको क्लियर करके कुछ कॉस्ट को समझा दूंगा। अच्छा देखो, एवरेज कॉस्ट बेसिकली होती क्या है। एवरेज कॉस्ट कहते हैं द कॉस्ट
पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक जो यूनिट आपने बनाया है उसकी कॉस्ट कितनी है, दैट इज कॉल्ड एन एवरेज कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। नाउ एवरेज कॉस्ट होती क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, आउटपुट मींस नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नॉट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, आपके पास आपकी एवरेज कॉस्ट निकल आती है। ये जो एवरेज कॉस्ट ना एसी, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है, ठीक है, ये आपके पास निकल आई। अब इसकी एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। 10,000 जीन्स बनाई गई हैं और उन 10,000 जीन्स को बनाने के लिए $1,00,000 का खर्चा हुआ, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं आपको पता चलता है कि भाई एक जीन्स की जो एवरेज कॉस्ट है वो मुझे $10 पड़ रही है। एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखो मेरी वीडियोस की खासियत ये होती है कि मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन या मेन कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाता, इसलिए मेरी वीडियोस कभी डिले भी हो जाती हैं क्योंकि मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो मैं टॉपिक को पूरा इनसाइड आउट कवर करता हूं ताकि स्टूडेंट देखने के बाद पूरी तरह से समझ जाए कि हाँ भाई क्या है ये। जब हायर लेवल की बात आती है तो फिर वो स्टूडेंट्स मुझसे 1-to-1 पढ़ते हैं या मैं लेक्चर्स वगैरह जो देता हूं उसमें बात समझाते हैं। अच्छा जी, मूव करते हैं। अब गौर से देखो, एवरेज कॉस्ट को हम डिवाइड करते हैं दो मेन एरियाज में, एक है एवरेज फिक्स कॉस्ट और एक है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये मैं एवरेज कॉस्ट क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि सारा खेल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में कॉस्ट का ही है और एवरेज कॉस्ट का ही है। मैंने आपको भी पढ़ाया था कि टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, सेम कॉन्सेप्ट है। टोटल एवरेज कॉस्ट इज मेड अप ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी कैलकुलेट आवर एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है एवरेज फिक्स कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट ओवर आउटपुट मींस नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। ये है फॉर्मूला एवरेज फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करने का। उसके बाद आप अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, वो क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, ठीक है। तो आपके पास जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास एवरेज कॉस्ट निकल आएगी। एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल एवरेज कॉस्ट। क्लियर हो गई यहां तक बात। बेसिकली बिजनेस इसी को टारगेट करते हैं कि ये जो एवरेज कॉस्ट आ रही है ना, टोटल एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, इसको नीचे किया जाए, किसी तरह से ये नीचे लाई जाए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो जी, ग्राफ जो है ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल का वो ऐसा दिखता है। कई स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कोई ग्राफ भी होता है। भाई इसका ग्राफ होता है और वो ऐसा नजर आता है। अब देखो मैं समझाता हूँ ये असल में है क्या, 2 स्लाइड्स में तुम लोगों को समझ आ जाएगा। वहां मैंने क्या लिया हुआ है, वाई एक्सिस के ऊपर कॉस्ट, जो हम इकोनॉमिक्स में अक्सर प्राइस लेते हैं, यहाँ पे मैंने कॉस्ट ली हुई है। और यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, लिया हुआ है ऑप्टिमम आउटपुट लेवल, यानी आउटपुट नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेल नहीं प्रोड्यूस। ये आपका ग्राफ यूं जा रहा है और ये चला गया, मेक सेंस, ठीक है। द क्वेश्चन इज असल में यहाँ हो क्या रहा है। अब मैं आपको लेके आता हूँ इसी ग्राफ की मजीद डिटेल पे जहां मैंने लाइंस ड्रॉ की हुई है। मेरे इतने सारे लेक्चर्स देखने के बाद जिसमें मैंने ढेर सारे ग्राफ्स आपको समझाए, अब मेरा ख्याल है इन लाइंस में क्या हो रहा है ये तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। गौर से देखो, जब मेरी प्रोडक्शन ये थी यानी नियर टू ओरिजिन थी, ठीक है, जब प्रोडक्शन ये थी, आउटपुट इतनी थी, लगा लो 500 यूनिट मिसाल के तौर पे, तो उस वक्त मेरा कितनी कॉस्ट पड़ रही थी पर यूनिट, मुझे $15 का एक यूनिट पड़ रहा था। आउटपुट को मैंने इंक्रीज किया, नंबर ऑफ यूनिट मोर प्रोड्यूस होने लगे, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल 800 यूनिट्स प्रोड्यूस होने लगे, मेरी कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हुई, 15 से 10 पे आ गई। कहाँ आ गई, 15 से 10 पे आ गई। मैंने अपने आउटपुट को मज़ीद इंक्रीज किया, एफिशिएंटली अपने तमाम रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया। ये रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक है ना उसमें ये बात कवर होगी। तो क्या हुआ, मेरा आउटपुट आ गया जनाब फॉर एग्जांपल 1200 पे, ठीक है। यहाँ पे जो मेरी कॉस्ट है ना वो सिर्फ $5 हो गई, बहुत गिर गई, नीचे आ गई। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो गोल दिख रहा है ना आपको, ये है बेसिकली ऑप्टिमम एफिशिएंसी पॉइंट। यहां पे आपके तमाम रिसोर्सेज मैक्सिमम एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। अब इससे ज्यादा आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे नहीं जा सकती, दिस इज द लीस्ट पॉइंट, ठीक है। इसे ही आप कहते हैं एफिशिएंट स्केल पॉइंट, ये मैक्सिमम है। अब अगर आपने सेम स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू रखा, सेम स्ट्रैटेजी आपने कंटिन्यू रखने की कोशिश की कि यार मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मजीद नीचे चली जाए, तो प्रॉब्लम हो जाएगा।
प्रॉब्लम क्या होगा कि वो सेम स्ट्रैटेजी अब यूज नहीं हो सकती। अब अपना आउटपुट बढ़ाना शुरू करेंगे और स्लो 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 आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी डिक्रीज की वजह से। यहाँ पे लॉ ऑफ रिटर्न अप्लाई हो जाता है, वो मैं समझाऊंगा बाद में कभी, ठीक है। क्या होगा, यहां पे आपकी प्राइस ऊपर जाना शुरू, प्राइस ऊपर जाना शुरू, आपका आउटपुट तो बढ़ रहा है मगर प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। इस एरिया को कहा जाता है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिसके लिए मैं बाद में लेक्चर बनाऊंगा। और ये एरिया कहलाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जहां पे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आती चली जा रही है। यहां पे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है मगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होती चली जा रही है। क्लियर हुई बात? कैसे होगा, कब होगा, ये एक अलग डिस्कशन है। इस कॉन्सेप्ट को समझो पहले। क्लियर हुआ? अब मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। देखो 100% तो ये रियल लाइफ एग्जांपल इंप्लीमेंट नहीं होती, मगर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि यार कुछ अजीब सी इन्होंने एग्जांपल दी है, मेक सेंस। देखो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कभी कभी इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, मेन चीज ये है। मिसाल के तौर पे मैं एक पिज्जा शॉप खोलता हूं, ठीक है। मैंने मशीन खरीदी पिज्जा बनाने के लिए, उस शॉप को रेंट पे लिया है। बहुत सारी मेरी कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड कॉस्ट है। अब ये डिफरेंट कॉस्ट होती हैं, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड सो ऑन। इसके लिए एक अलग से लेसन बना दूंगा मैं और वो आपको समझा दूंगा। बहुत सारी कॉस्ट मेरी फिक्स हैं, तो मेरी जो फिक्स कॉस्ट है बेसिकली वो 5000 पड़ी मुझे, $5000, ठीक है। अब मैं बाजार गया, अब मैं दुकान वाले को ये तो कह नहीं सकता कि यार मुझे थोड़े से जरा 5-10 जैतून के दाने दे देना और मुझे इतना सा जरा टोमेटो पेस्ट दे दो या थोड़ा सा मुझे वीट दे दो मुझे अपनी रोटी। ऐसा तो नहीं होगा ना। मैं सामान खरीदूंगा तो जाहिर है मुझे पैकेट में मिलेगा। मैं आटा लूंगा ताकि मैं डो बना सकूं उसकी पिज़्ज़ा की, जैतून, चिकन, ये सारी चीज़ें एक मकदार में लूंगा और उसके बाद मैं बना कितने पिज़्ज़ा रहा हूं, एक। मुझे ये वेरिएबल कॉस्ट कितनी पड़ी उन सारी चीज़ों की, 100। क्वेश्चन इज कि फिक्स कॉस्ट 5000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट 100, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ गई मुझे 5100। पिज्जा कितना बनाया, एक, तो मुझे एक पिज्जा कितने का पड़ रहा है, $5100 का। पाकिस्तानी को 5-6 लाख रुपए बनते हैं, हाँ जी, खाएगा भी इतना महंगा पिज्जा। जस्ट किडिंग। नाउ लिसन, अजीब सी बात है यार, एक पिज्जा $5100 का, बिल्कुल, क्योंकि भाई आपने ये सारी चीजें खुद की, ठीक है, और एक पिज्जा बनाया है, तो उस पिज्जा की टोटल कॉस्ट आपको फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मिला के आपको 5000। आपने कहा यार एक पिज्जा और बनाओ। जब आपने 2 पिज्जा बनाया तो आपकी कॉस्ट स्प्लिट हुई और डिवाइड हो गई कितने पे, 2 पे, तो कितनी हो गई 2550, आधी हो गई, 2 पिज्जा पे स्प्लिट हो गई कॉस्ट। क्लियर हो गई यहां तक बात? अब मैं इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूंगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे। आ जाओ, ये देखो, मान लो कि मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा यार मशीनरी तो लगी हुई है, रेंट भी मैं दे रहा हूं, भाई एक काम करो 1000 पिज्जा बनाओ, मार्केट में डिमांड है, 1000 पिज्जा बनाते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, पिज्जा कितने बने, 1000। फिक्स कॉस्ट चेंज हुई नहीं, फिक्स कॉस्ट तो वही है 5000 की 5000, क्योंकि मशीनरी भी वही है, रेंट भी वही दे रहा हूं मैं, और जितनी भी मेरी फिक्स कॉस्ट है वो इतनी कितनी है। वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुई, हाँ हुई, क्योंकि अब मुझे ज्यादा इंग्रेडिएंट्स चाहिए पिज्जा बनाने के लिए, मुझे चिकन ज़्यादा चाहिए, मुझे आटा ज़्यादा चाहिए, मुझे टोमेटो पेस्ट वगैरह ज़्यादा चाहिए, ऑलिव ज़्यादा चाहिए, तो जब मैंने ज़्यादा लिया तो मुझे 1000 का पड़ गया। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हुई क्योंकि आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट मेरी अब यहां कितनी बन गई, 6000। कितनी बनी जनाब, 6000। 6000 और नंबर ऑफ आउटपुट कितना है, पिज्जा कितने बनाए, 1000। 6000 डिवाइडेड बाय 1000, अब मुझे एक पिज्जा कितने का पड़ रहा है, सिर्फ $6 का। कितने का पड़ा जी, सिर्फ $6 का एक पिज्जा पड़ रहा है। लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज हुआ और यही पिज्जा मुझे $5100 का पड़ रहा था। जब मैं एक पिज्जा बना रहा था, मैंने 2 बनाए, 2550 के पड़ने लगे, लेकिन अब मैंने जब 1000 पिज्जा बनाए तो वो पिज्जा की प्राइस गिर के सिर्फ $6 पे आ गई। फिक्स कॉस्ट वही की वही रही, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुई जितना मेरा लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज हुआ। खेल यहां से शुरू होता है कि वेरिएबल कॉस्ट को किसी तरह कम करो, इसको नीचे लाओ। ये कैसे होगा, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको देखना होगा। यहां तक बात क्लियर हुई? अब इसको समझो मैंने क्या लिखा हुआ है, गौर से इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो, अप्लाई करो, रीड करो। एज द आउटपुट इंक्रीजेस, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट गोज डाउन ड्यू टू द एफिशिएंसी एट प्रोडक्शन साइड। द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द फर्म विल डिक्लाइन कॉन्स्टेंटली विद इंक्रीज आउटपुट बिकॉज द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, रिमेन्स कांस्टेंट बट आर स्प्रेड ओवर द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ आउटपुट।
टोटल फिक्स कॉस्ट तो वही की वही है, मगर वो डिवाइड होती चली जा रही है, जितना ज्यादा आउटपुट बनता चला जा रहा है तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट नीचे आती चली जा रही है। सारी दुनिया रो रही है कि यार हम चाइना की कॉस्ट को मीट नहीं कर सकते। द रीजन इज क्योंकि चाइना पूरी दुनिया को टारगेट किया हुआ है, पूरी दुनिया में सप्लाई, उतनी डिमांड, उसकी फिक्स कॉस्ट वही है, उनकी वेरिएबल कॉस्ट टू सर्टेन एक्सटेंड आगे पीछे हो रही है। तो जब इतने बड़े स्केल पे, इतने बड़े लेवल के ऊपर प्रोडक्शन हो रही होती है तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत नीचे चली जाती है, तो पूरी दुनिया मिलके भी चाइना की कॉस्ट को मीट नहीं कर पा रहे। आखिरी पैराग्राफ को रीड करो, द सेम फिक्स कॉस्ट इज बीइंग डिवाइडेड बाय द लार्जर एंड लार्जर नंबर और द लेवल ऑफ आउटपुट। अब बात क्लियर हुई, यहां पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आउटपुट इंक्रीज हुआ, पर यूनिट कॉस्ट नीचे आ गई। कैसे आएगी, क्यों आएगी, इसके लिए अलग डिस्कशन है, लेकिन आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, पर यूनिट कॉस्ट नीचे आ रही है। दीज आर द रीजंस, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एग्जाम क्वेश्चन की तरफ मैं लेके चलता हूं, एग्जाम क्वेश्चन को देखो, गौर से समझो इसको। हाउ कैन अ बिजनेस बी प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट? प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट, ये क्वेश्चन है, गौर से समझो। देखो, अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल की डेफिनेशन वगैरह आती है वो तो आप लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर, जो मैंने आपको अभी बताई है। मेरी डेफिनेशन लिख दो, 3 डेफिनेशन मैंने दिखाई थी शुरू के अंदर, उनको लिख देना। सवाल यहां यह है कि प्रोडक्टिवली इनएफिशिएंट कैसे हो जाता है बिजनेस। इसका मतलब यह है कि प्रोडक्शन तो हो रही है मगर कॉस्ट पर यूनिट नीचे नहीं आ रही, कुछ ऐसी गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से वो एफिशिएंसी को अचीव नहीं कर पा रहे, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे नहीं ला पा रहे। क्या गलतियां हो सकती हैं, ज्यादा डिटेल्स में नहीं, मगर ये आंसर बड़ा परफेक्ट है। बिजनेस माइट बी बाइंग रॉ मटेरियल्स ऑन हायर प्राइसेस, जो उनको रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, जो उन्हें प्रोडक्शन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, उनको वो महंगा दामों पे खरीद रहे हैं, तो कॉस्ट नीचे नहीं आ पा रही। ठीक है। सेकेंड थिंग इज बिजनेस माइट बी एम्प्लॉइंग मोर वर्कर्स, वर्कर 2 चाहिए आपको, आपने 4 रखे में, असिस्टेंट के नाम पे, फलां के नाम पे। अब आपको उनकी सैलरी तो देनी है ना, जब आप उनकी सैलरी देंगे तो वो पार्ट ऑफ कॉस्ट बन जाएगी, जब वो पार्ट ऑफ कॉस्ट बन जाएगी सीधा सीधा प्रॉब्लम हो गई ना भाई, वो प्राइस आप नीचे नहीं कर सकते क्योंकि आप तो पे कर रहे हैं, वहां पे कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो रही है। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी अगर आप यूज कर रहे हैं, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। नई टेक्नोलॉजी ने आपके काम को बहुत आसान कर दिया है, नई टेक्नोलॉजी ने कॉस्ट बहुत कम कर दी है, बहुत सस्ते के अंदर बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अगर आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, सीरियस इशू है भाई, सीरियस प्रॉब्लम है, आपकी कॉस्ट ऊपर जाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा स्टॉक रख रहे हैं तो स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी, ये भी गलती है, जिसकी वजह से स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट की वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट आपके ऊपर चली जाएगी। और अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बैडली जो है वो ऑर्गेनाइज हो रही है, या उसके अंदर मेथड ऑफ प्रोडक्शन बहुत गलत यूज हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से भी हो सकते हैं, किसी भी वजह से, इन तमाम वजूहात की बिना पे आपकी एवरेज पर यूनिट कॉस्ट वो ऊपर रहती है, नीचे नहीं आ पाती। क्लियर हो गई यहां तक बात। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 जनाब, यहां पे वो ये कहता है कि व्हाट आर द ह्यूमन फैक्टर्स ड्यू टू विच द बिजनेसेस कैन नॉट एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब यहां पे उसने ना परचेजिंग की बात की, ना उसने मटेरियल की बात की, ना उसने कोई और बात की, उसने बोला ह्यूमन फैक्टर्स कौन से होते हैं जिसकी वजह से, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा हाई लेवल पे आता है। ह्यूमन फैक्टर्स कौन से हैं जिसकी वजह से बिजनेसेस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट्स को नहीं गेन कर पाते। सबसे पहला है वर्कर्स की डिमोटिवेशन। मैंने एक वीडियो बनाई थी, साइंस ऑफ मोटिवेशन एंड डिमोटिवेशन एट द वर्क प्लेस, उसका लिंक ये आ रहा, उसको देख लेना, वो मेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स की एक वीडियो है, बहुत फायदा देगी आपको वो। अगर आप मैनेजर हैं, बनने वाले हैं, या आप टीम लीडर बनने वाले हैं, आपके लिए वो बड़ा फायदेमंद वीडियो है समझने के लिए अपनी टीम को। अगर आपकी वर्कफोर्स डिमोटिवेटेड है, वो आपको अपना फुल पोटेंशियल कभी भी नहीं देंगे, जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट करेगी, उसको नुकसान होगा। इनसफिशिएंट ट्रेनिंग प्रोवाइडेड, वर्कर आया, आपने उसको ट्रेनिंग नहीं दी, एक्सपेक्टेशन हो गई कि ये काम खुद करेगा। अब क्या प्रॉब्लम है, आपने उसको ट्रेनिंग तो दी नहीं, जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है वो आपने नहीं दी। अब वो बेचारा खुद कभी इधर मुंह मारेगा, उधर मुंह मारेगा, इधर दीवार पे सर मारेगा, उधर दीवार पे सर मारेगा, किसी से पूछेगा, किसी न किसी तरह करके वो अपने काम को मैनेज करेगा, वो बात नहीं आ सकेगी, आपने ट्रेनिंग ही नहीं दी उसको। अब वो अपने इतना टाइम जाया करने के बाद एक एवरेज एम्प्लॉय बेचारा बन पाएगा, तो वो अपना आउटपुट नहीं देगा, आउटपुट नहीं देगा तो ऑर्गेनाइजेशन, आपके बिजनेस को नुकसान होगा। ठीक है। पुअर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, मसला क्या है, जो एफिशिएंट लोग थे वो रह गए और आपने उठा के इनएफिशिएंट लोगों को, इसकी बड़ी सारी मिसालें हैं, मैं फिलहाल अभी बताना नहीं चाहता। आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या हो जाता है अक्सर, कि जो बेचारे डिजर्व करते हैं वो बाहर रह जाते हैं, जो पर्ची पे होते हैं वो अंदर आ जाते हैं। ठीक है, उनको जॉब्स मिल जाती हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि फिर वो काम नहीं कर पाते जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं एम्प्लॉयर की उस सीट से। ठीक है, और ये होता है, तो ऐसे में क्या होगा कि जब जो टैलेंट है वो बाहर रह गया, जो बेकार लोग हैं वो अंदर आ गए, तो ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होना है।
रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जिनमें स्ट्रक्चर ही कोई नहीं होता, सेठिया टाइप ऑर्गेनाइजेशंस उनको आप कहते हैं कि जनाब एक बंदा, आपको पता ही नहीं है कि असल में आपका बॉस कौन है, इसको भी रिपोर्ट कर रहे हैं, इसको भी रिपोर्ट कर रहे हैं, ये अपनी कहानी ले आया, ये अपनी कहानी ले आया, इशू बन गया। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहां पे क्लियर नहीं होगा, वहां पे एम्प्लॉयज को पता नहीं होगा कि करना क्या है एग्जैक्टली, तो वो नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने करना है, और ये ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बुरी तरह से कॉस्ट करता है। अंडर एम्प्लॉयड एम्प्लॉयज, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। एक एम्प्लॉई है, वो बहुत टैलेंटेड है, उसका प्रोफाइल बहुत हाई है, आपने उठा के उसको असिस्टेंट रख दिया, या आपने उठा के उसको बहुत छोटी पोस्ट पे रख दिया। अब वो बेचारा वहां पे काम कर रहा है। देखो, यही तो मैनेजरियल ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी होती हैं, हमारे यहाँ करवाई नहीं जाती है मैनेजरियल ट्रेनिंग्स। मैं जब कहीं जाता हूँ ट्रेनिंग करवाने के लिए, लिटरली आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, मुझे शौक लगता है देख के यार कि ये कैसे बंदा मैनेजर, ये कैसी बातें कर रहा है। कई मैनेजर्स आपको ऐसे पर्सनल दिखेंगे एम्प्लॉयज के साथ, अल्टीमेटली वो ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान का मतलब है वो अपना भी कर रहे हैं, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, उन सबका नुकसान कर रहे हैं। बहरहाल एक लंबी डिस्कशन है, मैं इस पे अपनी पॉडकास्ट वगैरह लाने वाला हूं ट्रेनिंग्स की, तो वो उससे आप लोगों को बड़ा फायदा होगा। सो अगर आपका कोई एम्प्लॉय अंडर एम्प्लॉयड है तो भी ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट करेगा, उसके लिए बड़ा नुकसानदेह है। और रॉन्ग वर्कफोर्स प्लानिंग, वर्कफोर्स प्लानिंग क्या होता है, कितने एम्प्लॉयज चाहिए आपको अगले साल के लिए, अगले टर्म के लिए, फॉर एग्जांपल क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, अगर टीचर हैं तो किस किस सब्जेक्ट के चाहिए, या कोई प्रोडक्शन साइड बिजनेस है तो भाई किस तरह के स्किल्स आपको रिक्वायर्ड है। अगर ये प्लानिंग ही रॉन्ग हो गई तो ये मरवा देगी आपको प्लानिंग, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉय सारे गलत आ जाएंगे। जब वो गलत आ जाएंगे तो गलत प्लेसमेंट हो जाएगी। गलत प्लेसमेंट का मतलब ये है कि वो आउटपुट ही नहीं दे पाएंगे जो असल में रिक्वायर्ड है। ये था सेकंड एग्जाम क्वेश्चन, और ये था हमारा आज का इकोनॉमीज ऑफ स्केल का टॉपिक। उम्मीद करता हूं आपको आज का इकोनॉमीज ऑफ स्केल का ये लेक्चर 1 पसंद आया होगा, समझ आ गया होगा। टोटल 2 लेक्चर्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट आर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक बिजनेस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के एडवांटेज को गेन कर कैसे सकता है। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी कर दें, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया, मगर दूसरों तक मेरे इस चैनल को रेफर कर दें, बहुत फ़ायदा होगा उनका। बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स के तमाम टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, थोड़ा ठहर के, स्लो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।